अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरो आफियत से होंगे। आज से हम सी एस 507 की सीरीज़ का फाइनल टर्म स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने मिड टर्म के लेक्चर्स कवर किए हैं, लेकिन उसमें कुछ कमेंट्स के थ्रू हमें पता चला था कि लेक्चर्स की ऑडियो और वीडियोस में कुछ इशू हैं, जिनको हमने इंशाल्लाह इस बार कोशिश की है कि हम उनको इश्यूज़ को ख़त्म कर दें और कोशिश करें कि फाइनल टर्म में ये इशू दोबारा रिपीट ना हो। चलें अब हम बगैर टाइम ज़ाया किए अपनी फाइनल टर्म सीरीज़ के फर्स्ट लेक्चर और लेक्चर नंबर 19 सी एस 507 की तरफ बढ़ते हैं, जिसका टॉपिक है सिस्टम डिज़ाइन। सिस्टम डिज़ाइन सिर्फ लफ्ज़ों यानी कि नरेटिव फॉर्म में नहीं बल्कि डायग्रामेटिक फॉर्म में भी प्रेजेंट किया जा सकता है, जो कि ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है हमारे लिए। डायग्रामेटिक टूल्स का फ़ायदा क्या होता है जी, ये पूरे सिस्टम का स्नैपशॉट देते हैं। डिज़ाइन समझना और एक्सप्लेन करना आसान हो जाता है। कॉम्प्लेक्स लॉजिक को सिंपल ब्लॉक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं जी। डाटा फ्लो डायग्राम, डीएफडी भी हम इसे कहते हैं। यहाँ एक डाटा फ्लो दिया गया है जो दिखाता है कि अकाउंटिंग सिस्टम में ट्रांजैक्शन किस तरह जनरल लेजर में पोस्ट होती है। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं। यूज़र अकाउंटेंट्स जो हैं यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट से अकाउंट का कोड लेते हैं। उसके बाद जो है जी बैंक पेमेंट, बैंक रिसिप्ट, कैश पेमेंट, कैश रिसिप्ट और जनरल वाउचर जो होता है वो ये सब प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है जी ट्रांजैक्शन। इन सब का डाटा जो है इन सब का डाटा जो है इसमें डाटा में आ जाता है डेट, अकाउंट कोड, वाउचर नंबर, चेक नंबर वगैरह। ये जो है ट्रांजैक्शन सिस्टम में इनपुट होता है। ठीक है, उसके बाद सुपरवाइजर अकाउंटेंट, ये जो होते हैं ये सब डाटा रिव्यू करते हैं, पोस्टिंग करते हैं सिस्टम में, और उसके अलावा फाइनल डाटा जनरल लेजर में चला जाता है इसके बाद। ठीक है, पॉइंट ये है कि डीएफडी एक सिंपल प्रोसेस शो करता है जहां मल्टीपल इनपुट्स एक कॉमन सिस्टम में जा रहे हैं और आउटपुट जनरल लेजर में पोस्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है जी ईआरडी, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा किसी बुक में। उसमें अब ईआरडी क्या होता है? ईआरडी भी सिस्टम डिज़ाइन का एक डायग्रामेटिक ही टूल है। ईआरडी शो करता है एंटिटीज़ को, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉयज़, प्रोजेक्ट, जैसे हमें शो हो रहा है एग्जाम्पल में, उनके रिलेशनशिप से सुपरवाइज वर्क ऑन असाइन टू। ठीक है, इंपॉर्टेंट ईआरडी रिलेशनशिप्स जो से हैं, वन डिपार्टमेंट हैज़ वन सुपरवाइजर, one department has many employees, one employee may belong to multiple departments, but one project must have at least one employee working on it. ये सब रिलेशनशिप्स जो हैं विजुअली डायग्राम में शो की गई हैं यूजिंग डायमंड शेप्स एंड लाइंस। ठीक है, होटल बुकिंग सिस्टम ईआरडी। ठीक है, एंटर रिलेशनशिप डायग्राम के थ्रू एक होटल बुकिंग सिस्टम दिखाया गया। इसमें है जी एंटिटीज और उनके एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं जी। उसका स्ट्रक्चर है रूम, रूम एक एंटिटी है, उसमें है जी रूम आईडी, मैनेजर, बिल्डिंग, रूम डिस्क्रिप्शन, स्टेटस। उसके बाद है जी रिजर्वेशन, ये भी एक एंटिटी है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं रिजर्वेशन आईडी, रूम आईडी वगैरह वगैरह। यूज़र, यूज़र भी है एक एंटिटी, उसमें भी उसके हैं, और सेशन में भी हैं उसकी एट्रीब्यूट्स, लोग के अपने एट्रीब्यूट्स हैं। उसके बाद इनमें रिलेशनशिप्स हैं जी। रूम से लिंक है रिजर्वेशन के साथ, एक रूम में मैनी रिजर्वेशंस हो सकती हैं। यूज़र से लिंक है, यूज़र से लिंक है जी रिजर्वेशन, सेशन, लॉग। ठीक है, ये डिज़ाइन शो करता है कि हर रिकॉर्ड अलग टेबल में है लेकिन यूज़र आईडी उन सब में कॉमन है। ठीक है, इस तरह डाटा आपस में लिंक्ड है। इसके बाद हम देखते हैं डिज़ाइन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो। ये कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन का एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसमें ये चेक किया जाता है, क्या क्या चेक करते हैं जी। इसमें है फ्लो ऑफ डाटा एंड ट्रांसमिशन पॉइंट्स, डाटा सिस्टम में कैसे फ्लो करता है फ्रॉम यूज़र इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, कहाँ कहाँ पे डाटा ट्रांसफॉर्म होता है, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कन्वर्ट होता है या अपडेट होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एंड टाइमिंग ऑफ फ्लोज। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है, डाटा किस फ्रीक्वेंसी से आता है, डेली आता है, वीकली आता है या मंथली आता है, और किस टाइम पे डाटा फ्लो एक्सपेक्टेड होता है। ठीक है, किस टाइम पे डाटा आएगा। फॉर्मेलिटी ऑफ फ्लोज। ठीक है, फॉर्मेलिटी ऑफ फ्लोज में है जी डाटा इनपुट के लिए फॉर्म्स का डिज़ाइन के किस फॉर्म में इनपुट होगा, और आउटपुट के लिए रिपोर्ट फॉर्मेट्स जो होते हैं या उनका स्ट्रक्चर, आउटपुट किस तरह हमें शो होगा। मकसद सिस्टम का लॉजिकल डाटा फ्लो पहले ही प्लान कर लेना ताकि इम्प्लीमेंटेशन स्मूथ हो। डिज़ाइन ऑफ डाटाबेस। अब इस डिज़ाइन ऑफ डाटाबेस में क्या है कि ये स्टेज का डाटाबेस का स्कोप और स्ट्रक्चर डिफाइन करती है। ठीक है, स्कोप क्या होता है जी। स्कोप लोकल डाटाबेस अगर ऑर्गेनाइजेशन का यूनिट्स इंडिपेंडेंट हैं, और ग्लोबल डाटाबेस अगर ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स इंडिपेंडेंट हैं मगर ग्लोबल डाटाबेस कॉस्टली होता है,
लेकिन ओवरऑल कोऑर्डिनेशन जो होती है वो लोकल डेटाबेस से अच्छी होती है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर आ जाता है। स्ट्रक्चर में क्या है कि डाटा का स्टोरेज किस सीक्वेंस और किस पार्टीशन में होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर में हम ये देखते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि अलग अलग डिज़ाइन टेक्निक्स यूज़ होती हैं इसमें, ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक। ठीक है, एफिशिएंट और स्केलेबल डाटाबेस स्ट्रक्चर प्लान करना होता है, ये हमारा मकसद होता है। डिज़ाइन ऑफ द यूज़र इंटरफेस, इस स्टेज में हमें डिसाइड किया जाता है कि यूज़र सिस्टम के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा। एलिमेंट्स इसमें होते हैं जी, सोर्स डिपार्टमेंट्स, डाटा इनपुट के लिए हार्ड कॉपी रिपोर्ट्स, पेपर फॉर आउटपुट, स्क्रीन लेआउट्स, इंक्वायरी स्क्रीन जो यूज़ होती हैं जी, यूज़र सर्च करे डाटा इस जहाँ से डेटाबेस लैंग्वेज होती है एसक्यूएल जैसे लैंग्वेज, ये बाकी आप देख लीजिएगा। उसके बाद है डिज़ाइन प्रोसेस, यूज़र का कैटेगराइज, यूज़र को कैटेगराइज करो जैसे बिगिनर वर्सेस एक्सपर्ट। हर यूज़र ग्रुप की जो होती है नीड्स को हमें समझना चाहिए, क्योंकि बिगिनर जो होता है वो सिंपल स्क्रीन की तरफ जाता है क्योंकि उसको एडवांस कॉन्सेप्ट्स का पता नहीं होता, और एक्सपर्ट के लिए एडवांस ऑप्शंस हमें इस तरह से डिज़ाइन करने चाहिए कि उसको एडवांस ऑप्शंस मिलें। ठीक है, मकसद हमारा ये होता है कि सिस्टम को ऐसा हो जो हर तरह के यूज़र के लिए आसानी पैदा करे। उसके बाद आ जाता है फिजिकल डिज़ाइन, यहाँ लॉजिकल डिज़ाइन को रियल वर्ल्ड फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, उस एक्टिविटीज़ क्या होती हैं जी, लॉजिकल डिज़ाइन छोटी छोटी इम्प्लीमेंटेशन यूनिट्स जिन्हें हम प्रोग्राम मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म डिज़ाइन, नए सिस्टम के लिए न्यू हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत हो सकती है। एग्जांपल्स में हम इसकी देख लेते हैं, ऑफिस ऑटोमेशन के लिए जो यूज़र वर्क स्टेशन होते हैं वो हमें खरीदने पड़ते हैं अगर हमने ऑफिस को ऑटोमेट करना है। उसके अलावा एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग पावर अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हमें मिनी कंप्यूटर्स खरीदने पड़ते हैं। ये एग्जांपल्स हैं इसकी। अब इसका क्या मकसद होता है जी, इसका मकसद होता है सिस्टम स्मूथली रन हो, इसलिए करेक्ट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर चूज़ करना ज़रूरी होता है हमारे लिए। उसके बाद है प्रोग्राम डेवलपमेंट, ये वो स्टेज है जहाँ पे डिज़ाइन का कोड में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, डिज़ाइन आपने कर लिया, अब उसको कोडिंग में लेकर आना आपने। प्रोसेस इसमें होता है जी, सोर्स कोड लिखना होता है और उसको टेस्ट करना होता है, टेस्ट प्लान्स बनाने और रिफाइन करना, मॉड्यूल्स को डेवलप करना और उनको बाद में रिव्यू करना, इंटीग्रेशंस, मॉड्यूल्स को जोड़ना और चेक करना कि वो सही तरह से आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं, कोई इशू तो नहीं आ रहा। मकसद इसमें ये होता है कि सॉफ्टवेयर बनाने का कोड प्रोसेस, कोडिंग, टेस्टिंग और इंटीग्रेशन। ठीक है, उसके बाद है जी प्रोसीजर डेवलपमेंट, इस स्टेज में हम डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर होती है, टेक्निकल होनी चाहिए और यूज़र फ्रेंडली भी होनी चाहिए। जो डॉक्यूमेंटेशन हमने प्रिपेयर करनी है, डॉक्यूमेंट्स में होते हैं जी कौन कौन से टेक्निकल मैनुअल, सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, डीएफडी, डाटा फ्लो डायग्राम्स, ईआरडी और यूज़ केसेस, टेस्ट केसेस वगैरह। उसके बाद है जी यूज़र मैनुअल होता है इसमें। यूज़र मैनुअल में होता है कि हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर चलाना कैसे शुरू करेंगे और फीचर्स का यूज़ कैसे करेंगे, ये यूज़र मैनुअल में लिखा होता है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेस्टिंग। टेस्टिंग में हम क्या करते हैं जी, सिस्टम को चेक करते हैं। इसका जो पर्पस होता है वो ये होता है कि सिस्टम को फाइनल रिलीज से पहले एरर्स को ढूंढना और उनको करेक्ट करना। किस चीज़ में एरर्स हो सकते हैं, यूज़र इंटरफेस में हो सकते हैं एरर्स। ठीक है, स्क्रीन या बटन्स जो हमने बनाया उनमें अगर ठीक से काम ना कर रहे हो, प्रोसीजर मैनुअल्स में हो सकते हैं, इंस्ट्रक्शन सही तरह से ना लिखी गई हो, जो डिज़ाइन स्टाफ के काम वगैरह रोल्स या कंफ्यूज होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में भी कुछ इश्यूज आ सकते हैं। हर एरर स्टार्ट में समझ ही नहीं आता, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। हर एरर स्टार्ट में समझ नहीं आता, कुछ इश्यूज को बाद में यूज़ करते वक्त ही हमें समझ आते हैं। ठीक है, चेंज ओवर, ठीक है, ओल्ड सिस्टम से न्यू सिस्टम में स्विच करना, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये स्टेज में हम कंपनी पुराने सिस्टम्स को रिप्लेस करती है नए सिस्टम से। इससे कुछ तरीके हैं। ठीक है, तीन तरीके हैं इसके। अब्रप्ट चेंज ओवर, सीधा ओल्ड सिस्टम बंद करके न्यू सिस्टम स्टार्ट कर देते हैं, रिस्क इसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि और इसके अलावा जो सेकंड है फेज्ड चेंज ओवर, दोनों सिस्टम्स को एक वक्त में चलाया जाता है। ठीक है, डिफरेंट फंक्शंस दोनों सिस्टम से ही कवर किए जाते हैं। ठीक है, दोनों सिस्टम जो ओल्ड और नया सिस्टम दोनों एक टाइम पर चल रहे होते हैं। और एक पैरेलल चेंज ओवर। ठीक है, दोनों सिस्टम इसमें एक साथ सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, दोनों का आउटपुट कंपेयर किया जाता है। जब हम समझ लेते हैं कि नया सिस्टम परफेक्ट लग रहा है हमें और पुराना जो है, तो फिर हम पुराने को बंद कर देते हैं। इसका पर्पस होता है कि सेफ ट्रांजिशन करना न्यू सिस्टम पे विदाउट लूजिंग डाटा और प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस, ये स्टेज में नया सिस्टम फुल ऑपरेशन में होता है और अगर ज़रूरत हो तो अब
अपडेट और मॉडिफिकेशन किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस देख लेते हैं। 3 टाइप्स होती हैं जी, कोडिंग, लॉजिक एरर्स की रिमूवल, ठीक है। जो बग्स डेवलपमेंट के बाद सामने आए उन्हें फिक्स करना होता है इनमें। और उसके अलावा मॉडिफिकेशन, सिस्टम रीडर, अगर इन्वायरमेंट लीगल भी हो सकता है, बिजनेस नीड्स होती हैं, अगर वो चेंज हो जाती हैं तो सिस्टम को मॉडिफाई करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद है परफेक्टिंग मेंटेनेंस, सिस्टम ऑलरेडी सही काम कर रहा है लेकिन और एफिशिएंट बनाने के लिए हमें उसे इम्प्रूव करना होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं जी। किसी प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज करना ताकि वो फास्ट और अच्छे से चले। एवेल्युएटिंग वाटरफॉल मॉडल, अब हम वाटरफॉल मॉडल को के जो है सिग्निफिकेंस और डिसएडवांटेज देखेंगे। आर्गुमेंट्स फॉर वाटरफॉल मॉडल या सिग्निफिकेंस भी कह सकते हैं हम। डॉक्यूमेंट पे फोकस करता है, हर फेज रिक्वायरमेंट डिज़ाइन कोड की रिटर्न फॉर्म होती है। टीम मेंबर्स का नॉलेज सेफ होता है और सिंपल और डिसिप्लिन्ड अप्रोच होती है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप ही हम इसको कवर करते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी क्लियर माइलस्टोन, हर फेज के एंड पर एक स्पेसिफिक गोल या डिलीवरेबल होता है। इसलिए मॉडल बिगिनर्स जो नए यूजर्स होते हैं उनके लिए बेस्ट होता है ये मॉडल। उसके बाद आर्गूमेंट्स देख लेते हैं अगेंस्ट जो है वाटरफॉल मॉडल के खिलाफ हैं। जो हर फेज को परफेक्ट बनाना मुश्किल होता है जब तक अगला स्टेप ना हो, पहले वाले का इशू समझ नहीं आता। रिक्वायरमेंट्स में एरर प्रोटोटाइपिंग के बाद समझ आता है। क्लाइंट्स अपनी रिक्वायरमेंट चेंज करते हैं, वाटरफॉल स्टैटिक रिक्वायरमेंट अज्यूम करता है लेकिन रियलिटी में क्लाइंट्स का माइंड चेंज होता रहता है, ठीक है। वाटरफॉल मॉडल को एक रिक्वायरमेंट दे दी आपने तो उसके ऊपर ही आप वर्किंग कर रहे होते हैं, लेकिन जब अगर क्लाइंट का माइंड चेंज होता है तो आपको दोबारा से सारी वर्किंग करनी पड़ती है। डिज़ाइनर फ्यूचर प्रॉब्लम को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता इसमें, ठीक है। और उसके अलावा यूजर्स सिर्फ स्टार्ट में इन्वॉल्व होते हैं, यूजर जिन्होंने यूज करना होता है। वाटरफॉल मॉडल कहता है कि यूजर सिर्फ शुरू में रिक्वायरमेंट दे, लेकिन आज के ज़माने में यूजर को हर स्टेज पर फीडबैक लेना जो है वो ज़रूरी होता है। इसी के साथ हमारा लेक्चर 19 कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।